नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 20 फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से जो प्रश्न प्राप्त हुए 100% ओरिजिनल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया था। और मैं ओरिजिनल प्रश्न के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट हो गए आने वाले सभी एग्जाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल जो है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए ही जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कल शाम वाली वीडियो से आज पता नहीं क्या हो गया, तीनों शिफ्ट में कम से कम 8 से 8, 7, 8, 10 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक वीडियो से। तो जो बच्चे कभी नहीं तैयारी किए होंगे, अगर देख लिए होंगे, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर दूं भाई देख लिया करो, तो उसको जो है काम हो जाएगा। अगर कभी नहीं पढ़े हैं तो बाद में अगर आप लोग जुड़े हुए होंगे तो एग्जाम में लेवल पता चल ही गया होगा। कोई लेवल नहीं आ रहा है, एकदम लो टू मॉडरेट आ रही है। आप जीके जीएस के सेक्शन में मैथ रीजनिंग में अभी देखा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। एक पहला प्रश्न पूछा गया था कि 5 आईआईटी किस पंचवर्षीय योजना के अंत में स्थापित किए गए थे, है ना। तो ये जो है आपका पहला पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे। देखिए, मैं कल इस सेक्टर से क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन ये जो है एक पॉइंट छूट गया था मेरे से, ये गलती हो गई और क्वेश्चन वही पूछ दिया गया, तो ये मैं नहीं बताया था। ठीक है, अब देखिए मैं कल क्या क्या बताया था। ये पहला या दूसरा ही प्रश्न था। दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में बनाया गया था या फिर लाया गया था। रूस का कौन सा शासक या फिर जो नेता थे वो लाए थे, तो स्टालिन नाम था इनका। और स्टालिन इंडिया में भी है, सीएम है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 के बीच हुआ था। इनका नाम, इसका जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोमार के मॉडल। कृषि पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 के मध्य रहा था। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित हुआ करता था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 रहा था। सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल, सुब्रमण्यम या चक्रवर्ती दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रह सकता है, के मॉडल पर आधारित हुआ करता था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 इसकी अवधि है। तो आप कहोगे 3 साल गैप कहाँ हो गया, 66 से होना चाहिए 71, तो ये गैप हो गया था भाई कि 1966 से 1969 तक जो है योजना अवकाश का काल चला था। और इस साल में जो है एक एक साल के लिए योजना बनाई जाती थी, न कि पंचवर्षीय योजना, क्योंकि बजट डाउन हो गया था। दो युद्ध झेल लिए थे हम, भारत पाकिस्तान और भारत चाइना युद्ध। ठीक है भाई। इसके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय बॉडी कौन सी है, तो आपका योजना आयोग थी, लेकिन अब नहीं है। अब हम सपना में देखते हैं इन्हें। 1950 में स्थापित हुआ था और 2015 में इनका जगह ले लिया नीति आयोग, है ना। नीति आयोग में जो है कौन आपका जो है वर्तमान में अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष वही होते हैं जो सत्ता में प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपका जो है नरेंद्र मोदी साहब होंगे। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सुमन कुमार बेरी हैं। और सीईओ कौन है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग, है ना, 16वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष बने हैं। और वित्त आयोग की गठन जो है संविधान में, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल से की जाती है, 280 के अनुसार। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को लाना। भाखड़ा नांगल तथा दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, ये सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही आया था। ये तीनों जो है आप परियोजना है, मतलब इससे सिंचाई का कार्य भी देखा गया। इसीलिए क्या हुआ, तो कृषि के सेक्टर में हम ज़्यादा बल दिए थे। इनके अलावा इन तीनों जो बांध परियोजना है इनसे भी अपना अपना अलग अलग क्वेश्चन है। आज भाखड़ा नांगल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, है ना, ये सतलज नदी पर है और नदी पूछा गया था, कल बताए थे, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन। तो फैक्ट हमेशा जहरीला है ना, इसकी सेवन कम करे तो ज़्यादा अच्छा है ना, तो असर ज़्यादा होगी, है ना। मतलब पढ़े भाई ज़्यादा, ये तो मजाक किया हूँ, कम सेवन करे, सेवन पूरा कीजिए, है ना। भाखड़ा नांगल जो है ये सतलज नदी पर है पंजाब में, और ये भारत के सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है ना, ग्रेविटी वाला बांध है, सबसे ऊंचा वाला। दामोदर घाटी परियोजना इंडिया में फर्स्ट परियोजना है। और हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे लंबी परियोजना है जो महानदी पर स्थित है। और महानदी जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ी नदी है आपका, गोदावरी और कृष्णा के बाद। इसके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या है, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ये 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए। राउरकेला आपका उड़ीसा में, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, और भिलाई आपका जो है अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रसिया के सहयोग से लगाया गया है। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री देखिए, कल का ही फैक्ट को कॉपी किया हूं, तो इसीलिए आपको एक चीज और मिलेगा यहाँ पे, कल बताया भी था कि अब जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जैसे ट्रेन 18 आप कहते हो, इंडिया में सबसे फास्ट ट्रेन है, ये मेट्रो के जैसा लुक दे रहता है इसका। तो इस ट्रेन का निर्माण अब जो है आपका ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को दे दिया गया है। पहली बार जो है वंदे भारत एक्सप्रेस
2019 में बनारस से बम्बई के बीच चलाया गया था। अब थर्ड पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, FCI की स्थापना 65, है ना। इसी के दौरान भारत चीन युद्ध और आपका हुआ था किस मामले पे, तो बांग्लादेश वाली मामले पे, और तभी जो है 1971 में बांग्लादेश 16 दिसंबर को अलग हुआ था, ठीक है। इनके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ये जो है एक सेकेंड, ये अच्छा थर्ड वाला है, माफ कीजिएगा। भारत पाकिस्तान युद्ध जो बांग्लादेश के मुद्दे पे हुआ था वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ, जो आगे आ रहा है, ठीक है। अभी आप जो है 1965 वाला देख रहे हैं, तो थर्ड में हुआ था, और चीन के साथ 62 में और पाकिस्तान के साथ 65 में 2 युद्ध की मार झेला, इसीलिए जो है 1966 से 69 तक, है ना, योजना अवकाश के काल रहे, कोई योजना नहीं बने, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आते हैं। 1969 में प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये 14 आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोबारा 1980 में हुआ, और इसमें जो है मात्र 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। इनके अलावा भारत में पहली परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया 1974 में। इसरो की स्थापना 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 69 में। मानव का चांद पे जाना 1969 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है ना, पॉल लिंच को दिया गया है। इनके अलावा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कोई क्वेश्चन है जी, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, क्या पूछ रहा है। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के मध्य 1931 में हुआ था, और इसी के बाद जो है आपका गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एग्री किया था, और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में होती है, और उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में 3 होते हैं। तीनों कहाँ पे होते हैं? लंदन के अंदर होते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन हुए थे? तो BR अम्बेडकर हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता कौन किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड किया था। ये रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है? तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है भैया। इनके अलावा गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे, और आपका 1915 में जो है भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी को लौटे थे। इसीलिए हम जो है प्रतिवर्ष तो नहीं, अब बाइनियल कर दिया गया है, 2 साल में एक बार मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। पिछली बार इंदौर के अंदर मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। और याद रखें इस बार जो आप रामसर है ना, रामसर मतलब साइट वाला जो होता है ना, आर्द्र भूमि दिवस, तो आर्द्र भूमि दिवस आप सिरपुर झील मध्य प्रदेश में मनाए हो, ठीक है भैया। सिरपुर झील मध्य प्रदेश में मनाए हो। अच्छा, ये इंदौर के नाम से अपना एक और रिकॉर्ड है, ये इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा है ना, एक लाइन छूट गया यहाँ पे, अंबेडकर जी और गांधी जी के बाद 1932 में पूना समझौता हुआ था, है ना। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 में अफ्रीका से लौटने के बाद पहली बार जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, और चंपारण आने के लिए जो आमंत्रित किया था उन किसान का भी नाम पूछता है, तो राजकुमार शुक्ल इनका नाम था। और किस लिए आया था? तो 3 कठिया पद्धति से राहत दिलाने के लिए। यह नील की खेती से संबंधित एक प्रकार की पद्धति थी जिसमें अंग्रेजों की मनमानी चलती थी। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में, इसी आंदोलन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने भाग लेने के लिए, यानी अपनी 100% देने के लिए जो है अपनी वकालत यानी जो इनका पेशा था उनको छोड़ दिया था, ताकि हम जो है पूरे पार्टिसिपेट कर सके तन मन धन से। इसके अलावा मैं बता दूं जो 1920 के असहयोग आंदोलन हुए थे, ये एक ऐसा आंदोलन हुआ था, पूरे इंडिया स्तर पे हुआ था, और सभी समुदाय का भरपूर सपोर्ट मिला था। सभी समुदाय मतलब जितने भी हमारे इंडिया में आप जानते हैं विविधताओं से पड़े हैं, यहाँ पे रिलीजन के मामले में बहुत सारे रिलीजन के लोग निवास करते हैं, तो सभी ने जो है खूब कोऑपरेट किया था। इनके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड, यह 1922 में होता है। यह एक हिंसक हत्याकांड था जिसमें कई सारे अंग्रेज झुलस के मर गए, है ना। तो इसी के कारण जो है गांधी जी, है ना, थोड़ा सा अनशन वगैरह करके इन्हें बंद कर अंततः करवा ही दिया, लेकिन बहुत से जो कांग्रेसी नेता थे इन्हें बंद करने के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए ये बंद जब हो गया असहयोग आंदोलन, तो आप देखेंगे कि 1923 में, है ना, वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो उनका एक अलग पार्टी था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये क्यों हुआ ऐसा? तो क्योंकि यहाँ से गांधी जी चाहते थे कि बंद हो, और जो कुछ अन्य नेता थे जिनके मतलब चाहते गरम दल के जनरली, तो वो चाहते थे कि ना बंद हो, ठीक है भाई। इनके अलावा 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती में गांधी जी ने दांडी मार्च जो है यात्रा की। और आप जानते हैं कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव आप मनाए हो, तो इसी साबरमती आश्रम से आप 2021 में चले थे, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, साबरमती आश्रम से ही आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ था। पता नहीं मेरा कौन सा बात कभी एग्जाम में छप जाए, इसीलिए किसी बात को दरकिनार न कीजिएगा, है ना, अच्छे से सुनिएगा। और जो बच्चे SSC की एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे तो GD की तैयारी करते हैं, MTS का करते हैं, CGL का करते हैं, CHSL का करते हैं, CPO का करते हैं, FCI का करते हैं,
है ना, आईबी का करते हैं, जो भी मतलब एसएससी पैटर्न वाली एग्जाम है, इसके लिए मैं अभी जो है आपका छूट में रखा हूँ मात्र 70 रुपये के अंदर, है ना, मात्र 70 रुपये के अंदर हमारे 113 क्लास की पीडीएफ आपको मिल रहा है। 113 क्लास में 57 + 21 रेडी है और 35 क्लास में से जो है आपका 22 हुआ है, मतलब 13 क्लास मात्र बचा है, यानी 100 क्लास की पीडीएफ आपको मिल जा रहा है। अगर आप 100 क्लास की पीडीएफ पढ़ लेते हैं और 50% भी, अगर आप 25% भी आप प्ले लिस्ट वॉच करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं किसी भी एग्जाम, एसएससी की एग्जाम में 80% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए ही आएंगे। ठीक है, मैं तो 100% बोल दूं, और आज आप देखिए 90% भी मिला है। लेकिन ये जो करंट की जो कोई भरोसा नहीं ना, कि मैं जो है कि एकदम गारंटी नहीं ले सकता करंट की कि मैं जो पढ़ाया वही आऊंगा, लेकिन लकली लग जाता है। देखिए भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार में पढ़ाया था, लकली लग गया, तो लगते तो हैं, लेकिन ये जो 20% छोड़ा है वो अनिश्चितता है, इसलिए मैं 80% गारंटी लेता हूं। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिन भाई बंधु को जरूरत है आप ले सकते हो, है ना। 35 से लेकर 70-90 तक की पीडीएफ है, एक बार ले लीजिए, किताब से बेटर रहेगा, गारंटी। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चला था, तो आपको बता ही दिया हूं कि भाई जो क्रिप्स मिशन थे ना, उनके विफलता, क्रिप्स मिशन में जो वादा किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। इनके अलावा जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन महिलाओं का सहयोग भारत छोड़ो आंदोलन में मिला, या फिर इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछते हैं कि गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस, है ना, भारतीय महिला ने झंडा फहराई थी, तो आपका आंसर होता है अरुणा आसफ अली, है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। इनके अलावा अगला है गांधी जी से जुड़े हुए पुस्तक, एथिकल रिलीजन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, नवजीवन है। इसके अलावा फार्म की बात करें तो गांधी जी से फिनिक्स फार्म जुड़े हुए हैं, है ना, फिनिक्स फार्म जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टॉल्स्टॉय फार्म जुड़े हुए हैं। गांधी जी किससे प्रभावित थे, तो मैंने आपको बताया है भाई, जो जॉन रस्किन से, किससे, जॉन रस्किन से, न कि रस्किन बॉन्ड से। आपको रस्किन बॉन्ड आंसर करके देता है, लेकिन जॉन रस्किन से जो है प्रभावित थे, और जॉन रस्किन का किताब आपने सुना होगा, अनटू दिस लास्ट, इस किताब से बहुत प्रभावित हुए गांधी जी। अच्छा, ये जो नवजीवन है ना, ये गुजराती भाषा के समाचार पत्र थे गांधी जी का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, मृत्यु जो है 1948 में हुए थे। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, और 2 जो आपका अक्टूबर है गांधी जयंती भी होता है, और गांधी जी के जन्मदिन पे अहिंसा दिवस भी मनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा उस्ताद बिंदा खान का संबंध पढ़ाया हो ना, शुकुर खान, साबरी खान, है ना, बिंदा खान, है ना, तो वजीर खान, आसिफ खान, ये सब क्या है भैया, सारंगी से संबंधित है। सारंगी के अनपलक कलाकार में बिंदा खान, साबरी खान, शुकुर खान, ध्रुव घोष, वजीर खान, आसिफ खान, पंडित राम नारायण, ये सभी के सभी जो है वो, ध्रुव जुरैल भी है तो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ध्रुव घोष है, ये क्या बजाते हैं, सारंगी। इनके अलावा तबला के अन्य प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो जाकिर हुसैन साहब, अभी ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, पिछले साल जो है पद्म विभूषण जीते थे। अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन साहब के पिताजी हैं ये। गुदई महाराज, लतीफ खान, कृष्ण किशन महाराज, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म भूषण तथा 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, शंकर महादेवन इत्यादि के साथ। इनके अलावा जो आपका सितार के अन्य प्लेयर हैं, सितार के मतलब प्लेयर, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अरविंद पारेख, है ना। बांसुरी के प्रमुख बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, भी कुंजमणि और राकेश चौरसिया। ये राकेश चौरसिया जो है, इनको 2024 में इन्हें भी जो है आपका ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित करा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सरोद के प्रमुख कलाकारों या वादकों में आएंगे तो अमजद अली खान, अली अकबर खान, है ना, ये सब, अलाउद्दीन खान। रुद्रबीना के प्रमुख कलाकार सादिक अली खान, असद अली खान, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बाद में की जो अन्नपूर्णा देवी है, सुरबहार के यू कृष्णन, मैंडोलिन के तोताराम शर्मा, और आपका डालचंद शर्मा, तोताराम और डालचंद शर्मा, ये फखावज से हैं, ये सब ध्यान रखेंगे, जो बहुत कम तादाद में है वादकों में, है ना। सनाई से बिस्मिल्लाह खान साहब को याद रखेंगे। यक्षगान, है ना, एक ब्रिजभूषण काबरा को भी पूछा जाता है, ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा जो है ये काबरा साहब, तो ये जो है गिटार बजाते हैं, ध्यान रखेंगे। यक्षगान किस राज्य से है, पहले वाले शिफ्ट में एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया था, कर्नाटक का है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना के प्रमुख त्योहारों में है, इसमें माता काली की पूजा होती है। बतुकम्मा त्योहार तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है, इसमें देवी गौरी की पूजा होती है। बतुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है। तेलंगाना के अन्य प्रमुख त्योहार में मेदराम यात्रा 4 दिनों तक कोया जनजाति के द्वारा। इंडिया में कुंभ मेला के बाद दूसरी सर्वाधिक बड़ी मेला। तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार में थाईपुसम, है ना, पोंगल, पोतांदु, ये सभी है। पोंगल मकर संक्रांति के समय, थाईपुसम जो है पोतांदु जो है नव वर्ष है, और थाईपुसम जो है ये भगवान मुर्गा की पूजा होती है। इनके मुर्गन, है ना, ये संगमकालीन भगवान है। संगमकालीन में मैंने आपको बताया था कि संगमकालीन की जो बात है आपके हिस्ट्री में 2 जगह देखने को मिलेगा, एक तो 3 BC से 3 ईस्वी तक मिलेगा, जो ये पास्ट की बात है, जिसमें आपका चेर पांड चोल ने शासन
किया था। और एक संगम की बात आपको विजयनगर साम्राज्य के समय मिलेगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पे भी 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, तुलुब, सुलुब, अरबिदु, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे तब ना काम बनेगा, है ना भैया। देखिए, है ना, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देख नहीं पा रहे हो मुझे, लेकिन मैं आत्मा से आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि कंटेंट वॉच किया कीजिए। मैं ये जानता हूँ कि जब बच्चे रिजल्ट हो के अपने माता पिता को ये सुनाते आई एम सिलेक्टेड, तो वो जो एक क्षण होता है उसको सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ, ये मैंने फील किया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी फील करो, है ना। बहकावे में न जाओ, भीड़ का हिस्सा आप बनो, आप पूरे दुनिया में पढ़ो, जहां अच्छा लगता है, जिसका कोर्स आपको पैसा है जितना ले सकते हैं पढ़ो, लेकिन मेरा जरूर पढ़ो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी कैरियर नहीं बनाने, आपके लिए ही आया हूँ और इसमें मेरे भी स्वार्थ हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि कुछ पर्सन मेरे घर से भी पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को मैं सपोर्ट करूँ, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली यूट्यूब के माध्यम से, जैसे, है ना। इनके अलावा केरल के प्रमुख त्योहार में ओनम, मकर बिलक्कू, त्रिशूर पूरम, विशु ईटीसी केरल के त्योहार है, इन्हें ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य में यक्षगान, देखिए यहाँ पे आपको लिखा है यक्षगान, करगा, कुनिता, और ये मेन क्वेश्चन बन के पूछ दिया गया, मैं कॉपी किया हूँ अपने एक्स्ट्रा फैक्ट का। इसके अलावा भारत में प्रमुख खेल का आयोजन, अच्छा, राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार किया गया है। मैं यहाँ तक सोच के आपको बता दिया था जिस दिन आपको 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे हुआ था भैया, हाँ गोवा में ही हुआ था, है ना। इसके बारे में जब मैं बता रहा था, ये मैं तीनों क्लास में कराया हूँ, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी और एसएससी, हर जगह मैं बताया कितने शहर में कराया गया, कौन जीता, कितने खेल शामिल थे और पहली बार कब हुआ। ये तो मेरी आदत है, पहली बार, जैसे क्रिकेट पहली बार कब हुआ 1975 में, महिला क्रिकेट कब हुआ पहली बार 1971 में हुआ, है ना। T20 कब हुआ 2007 में हुआ, महिला T20 कब हुआ 2009 में हुआ, हॉकी वर्ल्ड कप पहले कब हुआ 1971 में हुआ, ओलंपिक कब हुआ 1896 में पहले हुआ, राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ 1930 में पहली बार हुआ। तो ये सब जो एशियाई खेल है 1951 में पहली बार हुआ, ये सब आपको ध्यान रखना होगा, तभी काम बनेगी भैया, है ना। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे दो बात हो सकती है, या तो आपको ये पूछा होगा कि राष्ट्रीय खेल का आधुनिक फॉर्मेट पहली बार कब जो है खेला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली 1985, तभी तो आप गिनती करते हो तो 37 होता है, क्योंकि यह हर साल होता है। इसके अलावा अगर आपको पहली बार इसको जो लॉन्च किया गया था अंग्रेज के काल में 1940 में किया गया था, लेकिन इसे फिर बीच में स्थगित किया गया, बाद में ओलंपिक के तर्ज पे इस खेल को आयोजित किया जाने लगा 1985 दिल्ली से। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये 100% मैं, है ना, ताल बजा के गारंटी ले सकता हूँ। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये गुजरात में किया गया था पिछले साल नहीं, ये 22 की बात है, ये 22 में किया गया था, ठीक है। मैंने 2 साल हो गया भाई, समय बहुत फास्ट भाग रहा है। अब तो मुझे कभी कभी डर भी लगने लगता है कि ये जो 60 साल आदमी जिएंगे, हम जिएंगे, ये इतने जल्दी बीत जाएंगे, मुझे पता नहीं था। कल मैं आपको एक घटना बताऊँ, कल एक हमारे सहयोग, मतलब मैं पहचानते तो नहीं था, मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन एक गार्ड होता है ना, ट्रेन के गार्ड, वो काम कर रहे थे, है ना, उसको जो है 2 मिनट के लिए चक्कर आया और 10 से 15 मिनट में अस्पताल जाते जाते खत्म हो गया, उनको ले जाया गया और खत्म हो गया। तो ये आप समझ ही रहेंगे क्या है दुनिया, है ना। इनके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन ये गोवा में कराए गए थे। भारत में एशियाई खेल 1951 शुरुआती संस्करण दिल्ली में हुआ था, है ना। इसके अलावा 1982 में फिर से एशियाई खेल हुआ, दिल्ली के अंदर ही हुआ दोनों बार, ठीक है। इसके अलावा जो अभी एशियाई खेल हुआ है एक्चुअली ये 2022 वाला हुआ है, लेकिन ये 2023 में संपन्न हुआ है गुंजवाओ चाइना के अंदर, और भारत को यहाँ पे 107 पदकों के साथ चौथा जो है रैंक हासिल हुआ है। ये बस सब ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 में एकमात्र बार ये भी दिल्ली में कराया गया था, है ना। और उस राष्ट्रमंडल खेल में हमारे यहाँ का मिथिलांचल का एक गायक है कुंज बिहारी मिश्रा, उन्होंने जय जय भैरवी वाला गीत गा के जो है सेरेमनी में स्टार्टिंग पीरियड में जो है होती है वहाँ पे गीत गाया था गायन के लिए। तो उनका जो है हमारे मिथिलांचल का भी नाम जो है वहाँ पे रोशन किए थे। तब मैं प्राइमरी में शायद पढ़ता था, नहीं प्राइमरी में नहीं, 7वां 8वां में पढ़ता रहूँगा मैं, 8वां 9वां में पढ़ता था। भारत में पूर्ण रूप से क्रिकेट का आयोजन 2023 में किया गया था, जहाँ विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत रहा था। अभी 2023 में जो हुआ ना, ये ऑस्ट्रेलिया की छठा ताज है। पैट कमिंस जो इसके बने हैं, है ना, पैट कमिंस जो है ICC पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, इसे सर गारफील्ड अवार्ड दिया जाएगा। और विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, सूरज कुमार को T20 ईयर और उस्मान ख्वाजा को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेट सेवेर को महिला जो है ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, पिछले साल भी वही थी, है ना। और हेली मैथ्यूज को T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। एक सांस में आपको भी ऐसे आना चाहिए। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में ही किया गया था। 2023 में विजेता जर्मनी रहे थे। ये आपके 2 स्टेडियम राउरकेला और कलिंगा कहाँ
कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम के छठा संस्करण तमिलनाडु में किया गया था, जहाँ पे विजेता आपका है ना महाराष्ट्र रहा है। मैंने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 6 बार हुआ है, जिसमें 4 बार महाराष्ट्र और 2 बार कर्नाटक विजेता रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम का फर्स्ट एडिशन ये दिसंबर 2023 दिल्ली में कराया गया। पहले एडिशन के विजेता हरियाणा है, हरियाणा को कुल 105 पदक मिला था यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पुरुष साक्षरता दर पूछ लिया है भैया, कल शाम को ही बताया। देखिए आंसर से पहले यही लिखा है, कल शाम को बताया था। 82.14%। भारत में एसटी जनसंख्या 8.6%। यही क्वेश्चन का बेस रखा था और जनगणना का पूरा डाटा दिया था। ठीक है, अब वो इसी को कॉपी किया हो, क्या करेंगे, आप नहीं कर रहे हैं तो हम ही कर लें, कम से कम 2 बार और पढ़ लें। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है 143। इससे पहले भी हमने इसका जिक्र कर लिया था, इसलिए मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। सेकेंड शिफ्ट में ये चीज समझा दिया था, फिर भी डाटा एक बार और बता देता हूँ। जनगणना 2011 में दशकीय वृद्धि 1764, जनसंख्या घनत्व 382, लिंगानुपात 943, इसके लिए साक्षरता दर 74.04%। गुनगुन जय मम्मी को देखो क्या हो गया, जय तो 82.14%। पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर 65.46%। सबसे अधिक जनसंख्या दर मेघालय का और सबसे कम जनसंख्या दर नागालैंड का था। नागालैंड का जनसंख्या दर जो है 0.6% माइनस के थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, और जनगणना की बात हम पूरे कर ही लेते तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी की थी। सबसे अधिक साक्षरता केरल की और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की थी। सबसे कम साक्षरता और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का है ना। देखिए ये एक त्याग है मेरा पढ़ाना, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी एक छोटी सी बच्ची जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत ही शांत बैठे रहते हैं, और उसको खांसी भी है ना तो ऐसे पहले मुझे देखता है। ठीक है, तो इतने त्याग कर रहा हूँ तो कुछ आप लोगों का भी फर्ज बनता होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित एक प्रश्न आया था, है ना। मैं एक्चुअली गौतम बुद्ध का डाटा देता हूँ, इससे बाहर नहीं आया हुआ। गौतम बुद्ध के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु पिपराहवा के निकट नेपाल स्थित लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। लुम्बिनी महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश बोलिएगा, और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में न रहे तो तेलंगाना लगा के आइएगा। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, लुम्बिनी महोत्सव वहाँ होता है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम जो था माया देवी। कहाँ गया भैया, यहाँ है माया देवी। महात्मा बुद्ध किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 3 घटना, महाभिनिष्क्रमण जब गृह को त्याग किए थे, धर्म चक्र परिवर्तन जब उपदेश, और जब महापरिनिर्वाण जब मृत्यु हुआ था। तो ये 3 जो है घटना है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम भी हुए, और भी गुरु हुए महात्मा बुद्ध के जिनका नाम रुद्रक भी था। ठीक है, लेकिन अलार कलाम ही आज तक एग्जाम में आया है। इतिहास के 4 प्रमुख जो है बौद्ध संगति कराए गए, हुए तो 5 लेकिन 4 इंडिया में मेन रूप से फोकस किए गए। तो ये 4 है। पहला अजात शत्रु के समय हुआ था, ये आपका है ना, ये आपका कहाँ पे हुआ था, राजगीर में। दूसरा हुआ था वैशाली में आपका काला अशोक के समय। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोका के समय। चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। 5वां बौद्ध परिषद म्यांमार में हुआ, ऐसा माना जाता है। म्यांमार से सटे हुए भारतीय राज्य हम देख लेते हैं, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसका कोड है ममियाना, है ना। म्यांमार से प्रसिद्ध जो है म्यांमार में इरावदी नदी है, जो जैसे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, वैसे ही जो है म्यांमार की जो है सबसे लंबी नदी आप इरावदी कह सकते हो। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग कहेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील कहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन कहेंगे। इंडिया के पूर्ण रूपेण सबसे लंबी नदी गंगा कहेंगे। इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका ब्रह्मपुत्र कहेंगे, लेकिन ये इंडिया से निकलती नहीं है। ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर स्थित चेमाडियुंग ग्लेशियर से, जहां पे उसे सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में उसे देहांग कहा जाता है। ठीक है भैया, ये है रिलेशन विधि और जोड़ने की विधि की इस प्रकार से क्वेश्चनों को याद रखा जाता है। भारत सरकार ने 1935 में बर्मा अलग हुआ था, ये तो कई दफा बता चुके हैं। भारत में जो मठ है इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे, जैसे आपका धमेक स्तूप ये उत्तर प्रदेश में है ना, बनारस में। केसरिया स्तूप बिहार में है। रुमटेक सिक्किम में है, और आपका हेमिस लद्दाख में है। इसके अलावा है ना, बौद्ध धर्म में स्तूप शब्द का क्या अर्थ है, तो एक ही बात, देहाती भाषा, जो भी हित के समान है, जो भी उनके महत्व के समान है, उससे जो संरक्षित रखे जाने की जो स्थल होते हैं उसे स्तूप कहते हैं। मंदिर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं भाई, हर्निका या छत्रक कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मंदिर में कहाँ भगवान जी विराजते हैं, तो गर्भगृह में विराजते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बात आपके एग्जाम में आएंगे, वहां पे सोचने पे मजबूर करता है अगर आप नहीं जानते हो। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना, महाबोधि वृक्ष के नीचे। ये महाबोधि वृक्ष किस प्रजाति के वृक्ष थे, तो पीपल का वृक्ष था, है ना। बाद में कहा जाता है कि शशांक ने इसे कटा दिया था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि, तथागत, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म जो है बाद में कालांतर में 2 समुदाय में बटे, महायान और
और महायान और हीनयान। उसी प्रकार से जो जैन धर्म है वो भी बंट गए थे, श्वेतंबर और दिगंबर। भारत में तटरेखा की लंबाई पूछ रखा है तो ये 75.16.6 किलोमीटर होता है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड कर दूं और भारतीय मुख्य भूमि के साथ तटरेखा की लंबाई पूछूं तो इसका आंसर 6100 किलोमीटर होता है। डिपेंड करता है कि सीधा सीधा तटरेखा की लंबाई पूछा या मुख्य भूमि के साथ तटरेखा की लंबाई पूछा या फिर भारत में सभी सीमाओं की लंबाई पूछा, तो तीनों क्वेश्चन की जवाब अलग अलग है। अगर भारत में कुल सीमाओं की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर होगा। तो आपने देख लिया ये 3 आंकड़ा है, सेम लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर होने से आंसर बदल जाती है। तटरेखा में सबसे अधिक लंबाई गुजरात की है, दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, जिनके मन में आ रहा होगा। इनके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस राज्य में तटरेखा की लंबाई कितनी लंबी है, तो गुजरात में पहला, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, बाद बाकी छोटू छोटू है, छोटू छोटू। तटरेखा में सबसे छोटू गुजरात की है, गोवा की है 101 किलोमीटर। और गोवा जो है एरिया वाइज भी इंडिया में सबसे छोटा जो है स्टेट है। अब आपके सामने जो नक्शा है ये है भाई पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। यहाँ कल से क्वेश्चन यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मैं अंतर्यामी तो नहीं, लेकिन जो दिल से सोचता हूँ ये लगभग जो है मेरे जिंदगी में भी होती है ना। तो ऐसा ही है, मैं कुछ ऐसे बोल देता हूँ कभी कि ये आएगा तो लगभग आ जाता है, पता नहीं है क्या है ये, है ना। तो ये काठियावाड़ी तट है, ये कोंकण तट है, ये केनरा तट है, ये मालाबार तट है। ये चारों तट किस तटीय प्रदेश में है, तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में। यहाँ पश्चिमी घाट है, इसे सह्याद्री रेंज भी कहते हैं और ये भारत का हॉट स्पॉट है, ठीक है। यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है, 1600 किलोमीटर की लगभग लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई। ये सब ध्यान रखेंगे तब काम जो है आपकी बनेगी। इसके अलावा जो आपका बंदरगाह होता है ना, वो बस पूछता है ना कि भाई कौन सी बंदरगाह जो है पश्चिमी तट की है, तो जो भी अरब सागर में पश्चिमी, यानी अरब सागर इधर है और इधर बंगाल की खाड़ी है ना। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सा सब का किनारे को धोएगा, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल धोएगा। इधर क्या है, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु बिल्कुल भी शेप पे है। इसीलिए एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी है। अच्छा, एक बच्चे ने कोई नीलगिरी वाला क्वेश्चन भेजा है, मैं ठीक से नहीं देख पाया, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब से ड्यूटी से आया तब से इसी में लगा हूं, सिर्फ खाना खा पाया हूं, वो भी जल्दी। देखिए अगला एक प्रश्न पूछा गया और ये कल के वीडियो का अभी हमारे ख्याल से 17 घंटा हुआ होगा पोस्ट करके, जो जिस वीडियो को मैं जिक्र शुरू में किया है। अब लिंक मैं दे दूंगा पहले ही, आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उसका ये पहला क्वेश्चन था, इसका जो है ये पहला यहीं से स्टार्ट ही किया था मैं, मौलिक कर्तव्य से। तो 51A का H है, इसमें बोलता है कि मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद के अंदर वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। तो ये आपका 51H। अभी मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य शुरू में संविधान का अंग नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रारंभ में 10 प्रकार के, और स्वर्ण सिंह समिति ने कितने प्रकार का सुझाया था, तो 8 प्रकार का, लेकिन किया गया 10 प्रकार का। फिर 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में, 11वां कब आया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए उनके माता पिता की कर्तव्य है कि भाई शिक्षा का प्रबंध कराए, ठीक है भाई। और ये आर्टिकल 51A के अंदर भाग 4 के ए में रखा गया है, 11 है। अब इसमें से मैं आपको हर बार ये जोड़ डाल के बताता हूँ कि जो भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, जैसे आपका 19 का 1 जो है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, ये जो है बेसिकली 6 चीज का फैसिलिटी हमें प्रदान कराता है। इंडिया में कहीं भी घूमिए, कोई भी बिजनेस करिए, शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित बैठक करिए, भाषण करिए, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, सहकारी समिति का निर्माण कीजिए, कोई भी व्यवसाय कीजिए। तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है कि किस भाग में है, 19 के 1 के ए में है कि बी में है कि सी में है। तो वो वाला भी इमेज मैं आपको दे दिया हूँ, बाद में कि ये मौलिक कर्तव्य वाला भी दे दिया हूँ। याद करने के तरीके बता दिया हूँ कि 1 में हमारे देश की राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर है ना, तो राष्ट्रीय ध्वज इनका सम्मान करना पहला में है ना भैया। चलते हैं आगे। इसके अलावा वर्तमान में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी DY चंद्रचूड़ साहब से इनका मिलना हुआ था, इसीलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, बिना जो है कोई कारण के नहीं आता है क्वेश्चन। तो सुंदरेश मेनन नाम है इनका, है ना, सिंगापुर का है। ये देखिए आपके सामने एक और लाया हूं उसी प्रकार का। ये कौन है भाई, भारतीय मूल के वरुण साहब जो हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में चुने गए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में चुने गए, ये हैं वरुण साहब। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे, वरुण नाम है इनका। अजय सिंह बंगा जो है वर्तमान में भारतीय मूल के हैं, विश्व बैंक के अंदर जो है हेड है अजय सिंह बंगा। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड के कौन सी नृत्य शैली है, राय और जवारा दोनों हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर नवरात्रि के समय पूछे तो फिर जवरा होगा, क्योंकि जो खेती के समय, नवरात्रि के समय जो खेती होती है उसके अच्छी कामना के लिए जवरा नृत्य की जाती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है खाली राइये हो, लेकिन राइये होगा या फिर जवरा ही होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड नृत्य शैली में राय जुड़ा हुआ है। जवारा नृत्य नवरात्र के समय बुंदेलखंड में फसलों की बुवाई के समय किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो नए कॉमर है, जो न्यू तैयारी करने आते हैं, बुंदेलखंड समझता ही नहीं, किसी को बोलता है भाई। जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कोने में एक ऐसा भाग है ना,
जहाँ पे खेती बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पानी की हमेशा अभाव लगा रहता है, धूल उड़ता रहता है और परती परात बहुत रहते हैं। और जो कंटीली पेड़ है ना, बबूल का पेड़, वो बहुत देखने को उधर मिलता है ना। ये इलाका है महोबा बांदा। इसके अलावा उधर जो आएंगे तो मानिकपुर की तरफ आएंगे, डिंगवाई, ऐसा कुछ स्टेशन वगैरह हैं, ठीक है, मैंने मैप पे देखा था, है ना। और एक तुलसी एक्सप्रेस चलती है जिससे मैं एक बार इलाहाबाद गया था, तो उसी रास्ते से जाता है, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा सा खिड़की से बाहर देखते जा रहा था, ठीक। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मटकी नृत्य होती है, भगोरिया नृत्य होती है, ढोला मारू नृत्य। देखिए ऐसा नाम है, ऐसे ऐसे नाम खोजता रहता है कि जैसे आपका घोड़े मारिया नृत्य है ना, गौर मारिया नृत्य, घोड़े मोरनी नृत्य, राउत नाचा नृत्य, भाई अब ऐसा 2 फॉर्म में। तो ऐसे ही एक ढोला मारू नृत्य है, सपेरा नृत्य है, और एक कलबेलिया नृत्य है, उसे सांपों का नृत्य कहते हैं, लेकिन वो राजस्थान का है। और ये सपेरा नृत्य मध्य प्रदेश की है। शेरा नृत्य है, ढीमर नृत्य है, कछियाई नृत्य है, ग्रीडा डांस है, माच डांस है, ये सभी मध्य प्रदेश का है। फूलपति नृत्य है, खरा नाच है, ये सभी जो है मध्य प्रदेश का। देखिए ग्रीडा के जैसे आपको सुनने में वो बिरीटा लग रहा होगा, ये बिरीटा पश्चिम बंगाल का नृत्य है, जो चेचक के बीमारी को दूर भगाने हेतु वहां के महिलाओं के द्वारा की जाती है। हरित क्रांति से संबंध प्रश्न आया था, हरित क्रांति का सब डाटा दे दिया हूं, कुछ भी नहीं छूटेगा। 1967 में पंजाब में पहली बार दस्तक दिए थे। उद्देश्य क्या था भाई, खाद्यान्नों को पैदावार बढ़ाना, कैसे, चोरी करके, जी नहीं, है ना। उन्नत किस्म के बीज तथा खादों का इस्तेमाल करके उतने ही जमीन पे खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने के लिए MS स्वामीनाथन साहब, नॉर्मन बोरलॉग साहब विश्व स्तर पे, लेकिन इंडिया में जो श्रेय है MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। वो हमारे बीच शायद नहीं है, देहांत हो गया शायद, है ना। अभी जो है ये भारत रत्न जो है ना 5 ग्रुप में जो दिए जा रहे हैं, उनमें एक MS स्वामीनाथन साहब का भी जो है स्थान है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखेंगे। तो किस उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, तो खाद्यान्नों का पैदावार बढ़ाना किस विधि से, उन्नत किस्म के खाद और बीज का इस्तेमाल करके, ठीक है। इनके अलावा HY भी एक शब्द आता है इस फॉर्म में, मैं हर बार बताता हूँ, इसे कहते हैं हम हाई यील्डिंग वेराइटी। ये कोई HIV होता है दादा, वो वायरस होता है जिससे एड्स बीमारी होती है ना। हरित क्रांति का असर सबसे अधिक गेहूं फसल पे पड़ा। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है आम का पर्यायवाची पूछा है, आम्र होगा, आम्र ही होगा, और मुझे इतना ही आता है आम का पर्यायवाची, इसके अलावा मुझे नहीं आता है। नहीं आता है तो नहीं आता, मैंने बताया ना, हिंदी नहीं आता है, मुझे कम आता है भाई। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द, भगवान जी की पूजा करते हैं तो इनका जानते हैं बहुत सारे, विष्णु भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मनमोहन हो सकता है, मोहना हो सकता है, माखन चोर हो सकता है, मधुसूदना हो सकता है, कान्हा हो सकता है, सावरिया हो सकता है ना, कालिया भी हो सकता है। ये सब जो है कृष्ण जी का जो है नाम है ना। हे मधुसूदन, है ना। इस प्रकार से आपने अर्जुन का संवाद देखा होगा। इसके अलावा लिएंडर पेज से फिर से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्लियर नहीं क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा था। मूलहरास से क्वेश्चन आया था। मूलहरास से क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई मूलहरास कहाँ घटाया जाता है तो क्या बनता है, क्या जोड़ा जाता है तो क्या बनता है ना। NNP निकालने के लिए GDP में क्या जोड़ते हैं, वहाँ भी मूलहरास का चक्कर है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हो, तो अगर ओरिजिनल मिलेगा तो लाएंगे हम अगले बार इस क्वेश्चन को। अगर आप लोग एग्जाम है तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा जिनको एग्जाम देना है। और जो PDF आप लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे एक्टिव ग्रुप में है व्हाट्सएप पे, है ना, व्हाट्सएप पे जो भी बच्चे एक्टिव ग्रुप में हैं, यानी जो अभी कोर्सेज चल रहे हैं उनमें अगर ऐड है वो, है ना, तो उनको तुरंत ही PDF मिल जाती है, ये वाली भी। और जो बच्चे नहीं है एक्टिव ग्रुप में, उनको टेलीग्राम पे ये PDF रात को दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।